हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीसो स्टडी सेशन। सो जैसा कि मैंने बोला था कि क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज के सेशन में कुछ 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम हर चैप्टर के फिनिश होने के बाद करते हैं। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सी आई टेल यू मेथड्स कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या आई टेल यू दैट मेथड जिसकी वजह से आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। सो वो सब चीज़ें हम इन 10 क्वेश्चन में समझ लेंगे। बट सिर्फ इन 10 चीज़ों पर, सिर्फ 10 क्वेश्चन पर ही नहीं डिपेंड रहिएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट हर चैप्टर में से कम 300-400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। सी आपके पास बहुत टाइम है अभी कि आप अगर आप टाइम डिवाइड करना चाहें, अगर इक्वल टाइम भी डिवाइड करें, 4 सेशंस देखने के बाद आपके पास इतना टाइम होता है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, काफ़ी अगर आपने सेशंस पूरे देख लिए तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना इतना ईजी हो जाता है, इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आपको सब कुछ पता है एंड यू जस्ट हैव टू टेक थिंग्स एंड यू नो द एग्जैक्ट वे कि भी आपको जो चीज़ें ठीक नहीं हैं, जो ऑप्शंस ठीक नहीं हैं, उन पे भी फोकस करना है कि वो ऑप्शंस क्यों गलत है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न, राइट। क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं वो नए क्वेश्चंस होते हैं, रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं। बट उसमें क्या होता है, पुराने क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर दिया जाता है क्योंकि कंटेंट उतना ही है। कंटेंट में हार्डली कभी कोई चेंजेस आते हैं, कंटेंट उतना ही है। सिर्फ ये होता है कि क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में कोई और ऑप्शन पूछ लिया जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा करती हूँ कि फोकस ऑन दीज अदर ऑप्शंस एज वेल। ठीक है, ये जरूर फोकस करिएगा कि भाई वो ऑप्शन ठीक है और नहीं ठीक है, क्यों नहीं ठीक है, अगर वो ठीक होते तो क्या लिखा होता उनकी जगह। सो ये सब चीज़ों में अपने दिमाग दौड़ाया करो इस चीज़ को, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर योर नीट एग्जाम। ठीक है, चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस क्वेश्चंस। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, the very direct question from your NCERT only. The 2 polypeptide of the human insulin are linked together by. So insulin की अगर बात की जाए, so insulin is a what? Insulin is a hormone. And function क्या होता है इसका? It controls the level of glucose in our blood, right? So insulin में 2 chains present होती है. Listen very carefully. 2 chains. राइट अब जो 2 चेन्स होती है ये तब होती है जब वो कौन से फॉर्म में होती हैं, उसके एक्टिव फॉर्म में, राइट। वेयर एज जब हम प्रो इंसुलिन के बारे में बात करते हैं, दिस इज अ एक्चुअल फॉर्म इन विच इट इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, इट हैज 3 चेन्स प्रेजेंट। ठीक है, ये जो 3 चेन्स होती हैं ये इनएक्टिव होती हैं। जब तक इनके अंदर जो 3rd चेन निकल नहीं जाती, जब तक ये 2 चेन के नहीं रह जाते, ये क्या रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे। एज पर द इंसुलिन इज कंसीडर्ड एंड नॉट द प्रो इंसुलिन। इसमें 2 चेन होती है, एक होती है ए चेन, दूसरी होती है बी चेन। ऑन द कंट्रेरी इसके पास ए और बी होने के साथ साथ सी चेन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सारी चेनें आपस में जुड़ी होती हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। इसमें एक स्पेशल तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक। ये जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये कुछ ऐसा दिखता है। ध्यान से देखना, पहले इस चीज को फोकस करिए। दीज आर द 2 चेन्स प्रेजेंट, ए एंड बी चेन। As I have discussed that in this case another chain which is a C chain is present, right? So लेबल कर लेते हैं इस चीज को। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ए चेन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बी चेन। ऑन द कंट्रेरी दिस 3rd वन इज कॉल्ड एज अ सी चेन, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इनके अंदर ये कैसे ज्वाइंट होते हैं? दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड which is termed as a disulfide bond. Right? Not only these, the disulfide bond is present within the chain as well. Right? ये हो गया कौन सा फॉर्म? प्रो इंसुलिन। सो प्रो इंसुलिन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ इंसुलिन चेन, राइट, जिसमें 2 चेन्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या बॉन्ड बनाती है? डाइसल्फाइड।
ठीक है, ये आ गई बात समझ में। सो थर्ड चेन निकल गई, इसको कहते हैं प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हुई, थर्ड चेन निकल गई। दिस विल बी कॉल्ड एज अ एक्टिव फॉर्म विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ इंसुलिन। फंक्शन पता है ना इसका? सो इसके अपोजिट एंटागोनिस्टिक कौन फंक्शन करता है? इंसुलिन के अपोजिट। सो ये चीज़ें देखो याद करो, इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश करो। देखो जब प्रैक्टिस करो तो ये मत सोचो कि भाई हमें ये आंसर का टिक करना है बस दैट्स इट, आगे क्वेश्चन मूव करो। उस नंबर में बिलीव मत करो कि मैम ने बोला था 300-400 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं एंड वो मैंने नंबर पूरे कर दिए। डोंट डू दैट। कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं होते, 100 कर लो, 200 कर लो, जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस होते हैं उतने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो। उसके अंदर आपको क्या देखना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक है और कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है। चीज़ों के डिटेल में जाके स्टडी करो। अच्छा इसमें इंसुलिन लिखा है, इंसुलिन तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था। हार्मोन्स जब पढ़े थे तब मैम ने बताया था हार्मोन्स के बारे में। सो हार्मोन्स में इसके एंटागोनिस्टिक का फंक्शन करता है। चीज़ों को रिलेट करो तभी चीज़ें यहाँ लॉन्ग टाइम तक रहेंगी। एंड अगर आपको पता है इंसुलिन का हमें फंक्शन पता है, आगे पीछे की चीज़ें याद करना सोचो कि भाई हमने इंसुलिन पढ़ा था वहाँ पे, उसके अलावा ये वाला भी हार्मोन पढ़ा था, उसका ये वाला भी हार्मोन पढ़ा था। सो ऐसे चीज़ें याद रखो, ठीक है। और इनफैक्ट पता क्या होता था, जब मैं एग्ज़ाम देती थी उस समय क्या होता था, जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, पूरा दिन पढ़ रहे हैं या किसी चीज़ को बहुत अच्छे से दिल से याद कर रहे हैं, रात को भी दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती थी। तो मैं क्या करती थी, सोने से पहले उस चीज़ को पहले एक बार रिवाइज़ करना दिमाग में। सोते सोते माई आइज़ आर क्लोज एंड उस चीज़ को रिवाइज़ करियो कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या मैंने आज पूरे दिन पढ़ा। सो ये तरीके होते हैं, इस चीज़ को करो, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। अपने चीज़ों को देखो कि क्या क्या सराउंडिंग में चल रहा है, उसको अपनी बायोलॉजी से कोरिलेट करने की कोशिश करो, फिजिक्स से भी करो, केमिस्ट्री से भी करो, जोड़ो एक दूसरे को, तभी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, इंटरेस्टिंग लगेंगी और ज़्यादा देर तक दिमाग में रहेंगी, ठीक है। चलिए, सो इसमें आपको आंसर तो मिल ही गया होगा। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज अ सी विच इज अ डाइसल्फाइड ब्रिजेस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2। ये हटा देते हैं ऑप्शन। So this question number 2 is an in vitro clonal propagation in plant which is characterized by. So this is characterized by first option which is a PCR and RAPD. इसमें क्या होता है, हम प्रोपोगेशन कर रहे हैं, क्लोनल प्रोपोगेशन कर रहे हैं, इन विच मेथड इज यूज्ड विच इज़ अ PCR। हम अपने पर्टिकुलर जीन की वेरियस कॉपीज बनाते हैं विच इज डन बाय द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। हु डिस्कवर्ड दिस? दिस वाज डिस्कवर्ड बाय कैरी म्यूलिस। ऑन द कंट्रेरी व्हाट डू यू मीन बाय RAPD? पहले PCR की फुल फॉर्म देखो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा कि मैम ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई क्वेश्चन ऐसा आता ही नहीं है आपकी नीट। कभी इक्का दुक्का एक आ गया तो कोई बात नहीं, वो आपकी रैंक नहीं सोचेगा, वो आपकी रैंक नहीं डिटरमाइन करेगा, क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो ये लगा लो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वो नहीं आता। सो उस चीज़ फोकस मत करो, जो चीज़ें नहीं आती उसको छोड़ दो, बल्कि जो आ रही है उसको अच्छे से पढ़ो, उस चीज़ को अच्छे से याद करो, उस चीज़ को अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है। सो फर्स्ट इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड सेकेंड लिखा है इधर RAPD। व्हाट इज अ फुल फॉर्म? दैट इज अ रैंडमली एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA, ठीक है, ये यूज होता है। आगे देखो, ये हो गया इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन इन प्लांट। करेक्ट आंसर यू हैव इज अ PCR एंड RAPD। बाकी आपको पता है नदन ब्लॉटिंग के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। क्या होती है नदन ब्लॉटिंग? याद है ना आपको, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस, what do you mean by HPLC? HPLC is not there in your syllabus, that is a high pressure liquid chromatography। याद करने की ज़रूरत नहीं है नहीं है आपके सिलेबस में। सो नेक्स्ट माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के बारे में तो आपको पता ही है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ ही देती हूँ यहाँ पे। अगर मुझे नदन ब्लॉटिंग के बारे में पूछना हो तो क्या आपको पता है कि नदन ब्लॉटिंग किस लिए करी जाती है? 3 तरह की ब्लॉटिंग पढ़ी है ना हमने। एक था आपका सदर्न ब्लॉटिंग, एक था आपकी वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड थर्ड यू हैव इज अ नदन ब्लॉटिंग। सो ये आपको मुझे बताना है कि नदन ब्लॉटिंग किस लिए होती है। मुझे मत बताओ बट एटलीस्ट चीज़ों को याद करो, क्योंकि लास्ट सेशन का लास्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल में, उसमें मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी थी कि नदन ब्लॉटिंग किस लिए करी जाती है, सदर्न ब्लॉटिंग किस लिए करी जाती है। होप यू रिमेंबर दैट। एंड इफ़ यू डोंट रिमेंबर दैट, कि अगर आप आगे बढ़ गए कि आपने पीछे के सेशन नहीं पढ़े, तो दैट इज़ अ वेरी बैड पार्ट ऑफ योर्स। मैं नहीं डिस्कस करने वाली ये सब चीज़ें अभी। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
So this question is related to one of the very important and one of the very hot topic in this chapter, cry gene. So cry gene, if you remember the cry gene हमने डिस्कस किया था, this gene is obtained from Bacillus thuringiensis. So in this the correct answer you have is a Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis is nothing, it's just a bacteria. इस बैक्टीरिया का काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है एक एंडोटॉक्सिन. क्या प्रोड्यूस करता है ये? एंडोटॉक्सिन. ठीक है, ये जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये एंडोटॉक्सिन को अगर किसी ने ईटन बाय कोलियोप्टेरन, डिप्टेरन और लेपिडोप्टेरन. अब आप पूछोगे ये क्या बता दिया मैम ने? These are nothing, these are orders of class Insecta. क्या है ये? These three are orders. क्लासिफिकेशन में ऑर्डर्स आता है ना, वो है ये क्लास इंसेक्टा. सो इंसेक्टा की ये बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, राइट. कोलियोप्टेरन, कोलियोप्टेरन्स में आते हैं आपके बीटल्स, डिप्टेरन्स में आती हैं आपकी फ्लाइज, लेपिडोप्टेरन्स में आते हैं आपकी बटरफ्लाइज. ठीक है, बैक्टीरिया ने एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया इटन अप बाय दीज, इनकी वजह से अगर इन्होंने खा लिया तो क्या हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि हमें पता लग गया है कि हम जीन को कैसे आइसोलेट करते हैं, फिर उस जीन को पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर होस्ट में कैसे ट्रांसफर करते हैं. वो होस्ट आपका प्लांट भी हो सकता है, वो होस्ट आपका एनिमल भी हो सकता है. सो विद दिस इट इज पॉसिबल कि हमने ये जीन को निकाला, जीन, और उस जीन का नाम था क्राई, जो क्या प्रोड्यूस करता था? ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता था. इस जीन को हमने किसके अंदर डाल दिया? जीन inserted into cotton, into brinjal, into potato, into tomato. सो हमने क्या बनाया है? एक नई तरह के रिकॉम्बिनेंट प्लांट्स बनाए हैं. उन रिकॉम्बिनेंट प्लांट्स को अगर हम ग्रो करेंगे, अगर उस पे इंसेक्ट आके बैठा और उसने फीड करने की कोशिश करी, वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा. क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी अफेक्ट किससे होती है? वो अफेक्ट होती है इन्हीं ऑर्गेनिज्म से. ठीक है, ये आगे बात समझ में. सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज बी. ये भी आगे बात समझ में. अब देखो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि एक टॉपिक के अंदर से कितने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में. इसीलिए मैं कहती हूँ टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को उतनी डेप्थ में जाके पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है. किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में. सो तैयार रहिए एंड आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4. अगेन सेम क्वेश्चन उसी टॉपिक से है, अब थोड़ा और डेप्थ में पूछा गया है. द इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इज एक्टिवेटेड इन द गट ऑफ द इंसेक्ट. होप आपने ये बैसिलस thuringiensis तो नोट डाउन कर ही लिया होगा. सो द इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इज एक्टिवेटेड इन द गट ऑफ इंसेक्ट बाय, ध्यान से देखना, अब दोबारा से इसी टॉपिक पे आओ. एंडोटॉक्सिन को खाया कोलियोप्टेरन ने, डिप्टेरन ने, लेपिडोप्टेरन ने. क्या वो एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया को अफेक्ट नहीं करता? सबसे बड़ा क्वेश्चन. आंसर है हाँ, ये बैक्टीरिया को भी अफेक्ट करता है. बट बिगेस्ट रीजन इज दैट बैक्टीरिया जब इस एंडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, ये एंडोटॉक्सिन किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है. इसको खा लिया इंसेक्ट्स ने, इंसेक्ट ने जैसे ही इसको खाया, इनएक्टिव फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया? एक्टिव फॉर्म में. क्यों? क्योंकि उनका सलाइवा ने उस पर एक्ट करना शुरू किया विच इज ऑफ अ एल्केलाइन नेचर.
उसकी वजह से उसकी लाइसिस कॉज कर देगा गट में, गट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स कर देगा एंड ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। ठीक है, सो यानी एल्कलाइन जो मीडियम है उसके गट का हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन इनटू एक्टिव एंडोटॉक्सिन। धीरे धीरे हम डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो इन दिस द करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज बी, दैट इज बिकॉज ऑफ द एल्कलाइन पीएच। ठीक है, आगे बात समझ में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग ही दोगे। Insect pest resistant BT cotton was developed using। थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम अ सेम टॉपिक। कैसे बनाया गया? देखो, अगर हम बात करें, हमने क्या किया था, इधर देखो, ध्यान से देखना। हमने एक जीन लिया था, क्राई जीन, डाल दिया उसको कॉटन, ब्रिंजल, पोटैटो, टमाटो में। हमारे पास क्या बन गया? एक ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है? वो प्लांट जिसके पास क्या हो? ट्रांसजीन या फॉरेन जीन प्रेजेंट हो। अब उसने क्या किया? ट्रांसजेनिक प्लांट को हमने यूज किया है, उसको हमने ग्रो किया है। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। अब देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस पे फोकस करो। फर्स्ट है सोमा क्लोनल वेरिएशंस, सेकेंड है माइक्रो प्रोपगेशन एंड थर्ड है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये जो तीनों मेथड है, इट इज रिलेटेड टू टिश्यू कल्चर, बट हमने क्या किया है? जीन को ट्रांसफर किया है। ये तीनों ऑप्शन में कहीं ऐसा लिखा है कि मैंने जीन को ट्रांसफर किया? पता है ना, ये तीनों टॉपिक के बारे में 9th से पढ़ते आ रहे हो, 9th 10th, अब 11th 12th में आ गए। हमने क्या किया? जीन को ट्रांसफर किया है। सो करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज अ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, ये भी आ गई बात समझ में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The strategy used to prevent the nematode infection in the roots of tobacco plant is called as। roots of tobacco plant में एक nematode का infection होता है। roots of tobacco, इसमें क्या होता है? एक nematode infection। ठीक है, इस नीमेटोड का नाम क्या है? मेलिडोगाइने इनकॉग्निटा। मेलिडोगाइने इनकॉग्निटा इज दैट नीमेटोड। यह करता है, इनके रूट्स पे फीड करता है। ओवर प्रोडक्टिविटी टोबैको प्लांट की, सिर्फ इसी प्लांट की नहीं, और भी डिफरेंट तरह के प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हमने एक मेथड फॉलो किया जिसको नाम दिया गया आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ये किससे बाइंड हो जाता है? बाइंड टू एमआरएनए फॉर्मिंग प्रोटीन इन नीमेटोड। इस पे जाके बाइंड हो गया। जैसे ही ये बाइंड हो गया तो क्या होगा? इस एमआरएनए को क्या कर देगा? इनएक्टिव। सो एमआरएनए इनएक्टिव, यानी कि दो तरह के, अगर हम बात करें, जो डीएनए है, डीएनए के सेंस स्ट्रैंड ने भी और एंटी सेंस स्ट्रैंड ने भी जब कोड किया तो क्या हुआ? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। डबल स्टैंडर्ड आरएनए ने इसके एमआरएनए को बाइंड कर दिया और नीमेटोड के इन्फेक्शन को रोक दिया। अब क्वेश्चन सबसे पहला उठता है कि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए आया तो आया कहाँ से? जब इसकी बाइंडिंग होती है, एमआरएनए इनएक्टिव हो गया, सो इसको क्या नाम देते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। ये याद रखना, पढ़ा है ना सेशन में, आरएनए इंटरफेरेंस, ये याद रखना। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए का सोर्स हो सकता है एनी प्लाज्मिड, स्पेशली द टीआई प्लाज्मिड इज यूज्ड फॉर सच काइंड ऑफ इन्फेक्शन। डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, सो उसकी वजह से जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है वो उसके एमआरएनए से बाइंड हो जाएगा, वो प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस हो जाएगा, अल्टीमेटली इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द नीमेटोड। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज डी। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 7।
So a transgenic food crop which may help in solving the problem of the night blindness in the developing country is. So for this blindly I can say it's a golden rice, क्योंकि हमने सेशन में पढ़ा था ना, हमने बताया था गोल्डन राइस के बारे में. चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. गोल्डन राइस, गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट. ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट है तो क्या इसका मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा इसके पास क्या है? एक फॉरेन जीन प्रेजेंट है. इसके पास क्या प्रेजेंट है? जीन फॉर बीटा कैरोटीन, ये प्रेजेंट है. और बीटा कैरोटीन इज व्हाट? इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, ठीक है, ये आ गई बात समझ में. सो बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, एंड जब इस जीन को इंसर्ट किया गया तो हमारे पास जो नया राइस बना उसको नाम दे दिया हमने गोल्डन राइस. अब देखो बीटा कैरोटीन की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है, और विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेस व्हाट? स्किन डिसऑर्डर, right? Skin disorder. Other than that, it also causes night blindness. So अगर हमने गोल्डन राइस खाया, क्या हमारे पास डेफिशिएंसी होगी कभी विटामिन ए की? ये नहीं हो पाएगी, ठीक है. सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज अ गोल्डन राइस, ठीक है. चलिए फ्लेवर वैरायटी ऑफ टमाटो के बारे में पढ़ा है ना, बीटी सोया भी पढ़ा है, स्टारलिंग मेज नहीं पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है. बट वो दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करिए. अच्छा एक और बात बताना, फ्लेवर जो वैरायटी है टमाटो की, इसमें एक एंजाइम मिसिंग होता है. कौन सा एंजाइम मिसिंग होता है? इस चीज़ को सोचिएगा एंड फिर बताइएगा. सो दिस वॉज अ क्वेश्चन नंबर 8. सो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू क्वेश्चन. सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8. ADA डेफिशिएंसी रिजल्ट इन, पढ़ा है हम लोगों ने सेशन में. ADA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADA? दैट इज एडिनोसिन डीएमिनेज. एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज. ये जो आपका ADA है ये एब्सेंट होता है पेशेंट में हु सफर्स फ्रॉम, बिकॉज ऑफ इट दे सफर फ्रॉम SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, राइट. कौन से पेशेंट्स होते हैं? SCID स्किड. अब इसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. क्यों वीक हो जाता है? ये इसीलिए वीक हो जाता है क्योंकि ADA में क्या होता है, दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज नॉट फॉर्मिंग. ये एंजाइम नहीं बन रहा तो इसका मतलब WBC की फॉर्मेशन नहीं होती है. बॉडी कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द डिसीज. इसीलिए एक थेरेपी आई है हमारे पास विच इज अ जीन थेरेपी. पहले तो जो ADA पेशेंट को, जो ADA डेफिशिएंट पेशेंट है, स्किड पेशेंट थे, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था कि या तो हम इसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर देंगे, बट वो टेम्परेरी क्योर होता था. सो अब क्या किया हम लोगों ने, जीन थेरेपी की तरफ मूव ऑन हुए, जिसमें WBC और लिम्फोसाइट्स निकाल दिए जाते हैं. लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन नहीं होती इसके अंदर, ठीक है, वो निकाल दिए जाते हैं. उसके बाद उसमें जीन इंसर्ट किया जाता है एंड अगेन दैट इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द पेशेंट्स बॉडी. सो ये बार बार करना पड़ता है क्योंकि आपके ओरिजिनल जो WBC बन रहे हैं वो तो डेफिशिएंट ही बन रहे हैं कि जिसमें एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं है, ठीक है. सो इसमें इम्यून सिस्टम का बेसिकली रोल है कि आपका इम्यून सिस्टम वीकन हो जाएगा. जब तक बच्चे को स्टेराइल एनवायरनमेंट में ही रखा जाए वो सर्वाइव करेगा. जैसे ही उसको स्टेराइल नहीं हो, कोई भी कंटामिनेशन आए, क्योंकि हम डे टू डे वर्ल्ड की बात करें, डे टू डे टाइम की बात करें, इसमें क्या होता है, हम कितने पैथोजेंस के साथ एक्सपोज करते हैं. इट्स बिकॉज ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. कई बार वो काम करता है, कई बार वो नहीं कर पाता. जब वो करता है तो हमें पता भी नहीं लगता कि कैसे उसने काम किया, क्योंकि डे टू डे कितनी चीज़ें तो हमें आती हैं, हमारे बैक्टीरियाज आते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, हम कहीं भी देखें तो कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है, स्पेशली हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में कितनी प्रॉब्लम है इन चीज़ों की. सो ये तो आपको पता ही है. तो इम्यून सिस्टम हमारा काम करना बहुत ज़रूरी है. सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज B, inability of immune system to function normally. First दे रखा है increase the risk of infertility. It is not related with the infertility.
C है chromosomal disorder. No, it is not a chromosomal disorder. D, increase in the yield. How can you relate this deficiency with respect to plants? So for the question number 8, correct option you have is B. चलिए आगे बढ़ते हैं towards question number 9. So again the same question from this topic only. BT. BT cotton is resistant to, we have discussed. 3 ऑर्डर पढ़े थे ना हमने, कौन कौन से ऑर्डर थे? एक ऑर्डर था आपका कोलियोप्टेरा, दूसरा था आपका डिप्टेरा, तीसरा था लेपिडोप्टेरा, ठीक है ना? सो वो किसके ऑर्डर थे? इंसेक्ट के. होप आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा. आगे बढ़ते हैं. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. Which one of the following bacterium is used for the production of the transgenic plant? अगर आपको याद हो, वैक्टर्स पढ़े थे हमने. सो वैक्टर्स में जो हम प्लांट वैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हमने डिस्कस किया था दैट वन प्लाज्मिड इज देयर, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लाज्मिड? दैट इज अ TI प्लाज्मिड, एंड दैट TI प्लाज्मिड इज यूज्ड टू इन्फेक्ट प्लांट सेल्स, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट किया गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को. इफ यू रिमेंबर दिस बैक्टीरियम कॉजेज क्राउन गाल डिसीज, और ये अपना DNA उसमें इंसर्ट करता है. ये इसकी नेचुरल कैपेसिटी है. हमने उस कैपेसिटी को अपने लिए यूज करना चाहा. इंस्टेड ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन हमने इसको यूज किया ताकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें ट्रांसफर करते. ठीक है. सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, दैट इज अ क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर D इज अ करेक्ट. सो इट गिव्स विच प्लाज्मिड? TI प्लाज्मिड. याद है ना, सेशन में पढ़ा था हम लोगों ने इसमें डिटेल में. सो ये हो गए कुल मिला के 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड. सो नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस.